तो ठीक है, आज हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी की जब हम बात करते हैं तो ये पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से निश्चित एक भाषा है, ठीक है, उपभाषा है, जिसके तहत जो है सबसे ज़्यादा बोलियां हैं, जिसमें आपकी जो है खड़ी बोली है, ठीक, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ठीक है, हरियाणवी है और दक्षिणी हिंदी, ये सब बोलियां आती हैं। इसमें जो सबसे मुख्य बोली है पश्चिमी हिंदी की, उसमें जो है आपकी खड़ी बोली है, जो कि मेरठ और सहारनपुर इत्यादि के आसपास में बोली जाती है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ये ज़्यादा बोली जाती है। इसका प्रभाव कुरुक्षेत्र वगैरह तक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र तक और दिल्ली वगैरह में, ये सब एरिया पूरा कवर करता है। पश्चिमी हिंदी की जो खड़ी बोली है उसमें खरापन ज़्यादा है, खरापन की वजह से ये खड़ी बोली कहलाती है, ठीक है, खरापन की वजह से ये खड़ी बोली कहलाती है। और इसका खड़ी बोली नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। इसका एक अन्य नाम कौरवी भी है, क्योंकि यह बोली कुरुक्षेत्र के आसपास में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम कौरवी है, ठीक है। तो अगर कौरवी या खड़ी बोली पूछता है तो आप जाने रहिए कौरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली की साहित्य की बात करें तो खड़ी बोली का साहित्य जो है सब सर्वाधिक समृद्ध है। वर्तमान में जो भी रचनाएं लिखी जा रही हैं वो सब खड़ी बोली में है। और खड़ी बोली में लिखी जाने वाली रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इसका शुरुआत चंद छंद वर्णन की महिमा से होता है। परिनिष्ठित खड़ी बोली की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो है राम प्रसाद निरंजनी की जो भाषा जो वशिष्ठ है वहाँ से परिनिष्ठित यानी शुद्ध खड़ी बोली की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा भारतेंदु युग में आकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो है खड़ी बोली में काव्य लेखन की शुरुआत होती है। और आपको पता है कि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने विविध विधाओं का विकास किया, नाटक, निबंध, कहानी इत्यादि जो है इन विधाओं का विकास हुआ और आज तक अनवरत खड़ी बोली में रचनाएं हो रही हैं और ये अपने विकास की अवस्था में जो है पूरी तरह से अपने लय के साथ गतिमान है, प्रवाहित है। इसके बारे में जितना ही कहा जाए इसके साहित्य के बारे में उतना ही कम है, क्योंकि हम लोग जो साहित्य पढ़ेंगे आधुनिक काल से लेकर अब तक नई कविता तक, ठीक है, वो सब उस खड़ी बोली में ही लिखी गई है। एक और बोली है जो कि है तो बोली, लेकिन अपने प्रभाव के कारण, अपने विस्तार क्षेत्र के कारण, अपनी साहित्यिक प्रतिष्ठा के कारण वो जो है भाषा के रूप में विराजमान है और जिसका नाम है ब्रज भाषा। तो ब्रज का अर्थ होता है चारागाह या गौओं का समूह। गौओं का समूह यानी गायों का समूह, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में खूब बड़े बड़े चारागाह थे। और जैसा कि पुराणों से भी जोड़ के देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्रज के जो है ब्रज के क्षेत्र में जो है वो गाय चराते थे। और वहाँ आपने देखा कालिया नाग का मानमर्दन वगैरह किया और सारी चीज़ें उनकी रासलीलाएँ सब उसी ब्रज क्षेत्र में हुई है। तो मथुरा इसका केंद्र बिंदु है, सेंटर है। और मथुरा आगरा इसके अलावा एटा, मैनपुरी, बदायूं इत्यादि स्थानों पर जो बोली जाती है जो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्रज क्षेत्र बड़ा लंबा चौड़ा है, काफ़ी कई कोस में जो है विकसित हुआ था। बताते हैं 84 कोस में ये विकसित था,
ब्रज क्षेत्र। तो ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा कहलाती है। और ब्रज का अर्थ होता है गायों का समूह या चारागाह। तो ब्रज भाषा की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो जहाँ खड़ी बोली अकारांत है वहीं पे ब्रज भाषा ओकारांत है। ब्रज भाषा ओकारांत है। और साहित्यिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो ब्रज का साहित्य खड़ी बोली के साहित्य से तनिक भी कम नहीं है। आदिकाल में जो ब्रज का शुरुआती रूप मिलता है वो आपके पिंगल के रूप में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश में जब ब्रज भाषा मिल जाती है तो वो पिंगल भाषा कहलाता है। और पिंगल से शुरू होकर के आदिकाल में फिर उसके बाद भक्तिकाल का पूरा साहित्य जो है कमोबेश 90% साहित्य हम सूफी साहित्य को छोड़ दें अगर, और तुलसीदास के रामचरितमानस और कुछ रचनाओं को छोड़ दें तो लगभग 90% साहित्य जो है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। चाहे वो सूरदास का सूरसागर हो, साहित्य लहरी हो, चाहे नंददास का जो है रास पंचाध्यायी सिद्धांत पंचाध्यायी हो, ठीक है। साथ ही और जो जितने भी कवि हैं उन सारे कवियों की रचनाएं अधिकांशतः ब्रज भाषा में हमें मिलती हैं। ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में जो है आगे हम रीतिकाल में जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य ब्रज भाषा में ही है। रीतिकाल में क्योंकि जो हमारा साहित्य का कलात्मक विकास होता है, काव्यगत सौंदर्य, शिल्पगत सौंदर्य जो विधान होता है, जो काव्यशास्त्री ग्रंथों को आधार बना करके लक्षण ग्रंथ लिखे जाते हैं, इसमें रीतिबद्ध धारा के कवि, रीति सिद्ध धारा के कवि और रीति मुक्त धारा के कवि सब आते हैं। तो सबने जो है अपने जो काव्य का लेखन का आधार जो बनाया है वो ब्रज को ही बनाया है। तो ब्रज का साहित्य बहुत ही समृद्ध है। और आप देखते हैं कि जब आप हिंदी में जो पुनर्जागरण काल आता है यानी भारतेंदु युग का आरंभ होता है तो कुल जुला करके तब तक जो है वो साहित्य जो है ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा था। और तमाम रचनाएं ब्रज भाषा में आपको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मिलेगा। इसके अलावा उनके समकालीन कवियों का भी मिलेगा। ब्रज फिर उसके बाद खड़ी बोली में प्रारंभ भारतेंदु ने कर दिया, विविध विधाओं का शुरुआत किया, लेकिन काव्य की भाषा अभी भी क्या हुई, ब्रज भाषा ही बनी रही। और आप देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जब आगमन होता है तो हिंदी के व्याकरण को जो है वो इस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो है अब कहीं न कहीं जो है वो समय आ गया है कि ब्रज भाषा से अलग हट करके हमें खड़ी बोली में भी रचनाएं करनी चाहिए। और इस प्रयोग के तौर पे जो हिंदी का पहला खड़ी बोली का पहला जो है महाकाव्य लिखा गया, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा, वो खड़ी बोली में है। उसके पहले तक जो है ब्रज भाषा का ही वर्चस्व कायम रहा। यानी लोगों को विश्वास हो गया कि विश्वास ही नहीं हो पाता था कि काव्य जो है, महाकाव्य जो है या काव्य या फिर महाकाव्य यानी उच्च कोट की रचनाएं जो है ब्रज को छोड़ के क्या दूसरी भाषा में हो भी सकती हैं। तो कहीं न कहीं प्रयोग सफल रहा। उसके बाद लगातार जो है फिर खड़ी बोली में रचनाएं होने लगी। तो इसके अलावा भी कुछ कवि तब भी जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हो गए और सत्यनारायण कविरत्न जी जो है उनको ब्रज भाषा की वो खड़ी बोली की बयार नहीं छू पाई थी। वो भी अपने ही रंग में जो है द्विवेदी युग में आकर के भी जो है वो क्या कर रहे थे ब्रज भाषा में। तो आप देखेंगे द्विवेदी युग तक ब्रज भाषा का प्रभाव रहा, आदिकाल के पिंगल से शुरू होकर के। एक आपके बंगला कवि हैं जिनका नाम है ईश्वर चंद्र गुप्त। ईश्वर चंद्र गुप्त ने जो है बंगला मिश्रित जो ब्रज भाषा है उसको ब्रजबुली उपनाम दिया, ठीक है। तो ब्रजबुली के नाम से भी कभी कोई पूछता है कि ब्रज भाषा कौन सी भाषा ब्रजबुली के नाम से पुकारी जाती है,
तो आपकी ब्रज भाषा है। इसके अलावा बुक्सा नाम की एक उपबोली है, ठीक है। बुक्सा भी जो है ब्रज की ही उपबोली है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो ये हुआ ब्रज भाषा। तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।